स्टूडेंट्स, बच्चों में 10th की साइंस की क्लास में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। दैनिक जीव हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। बच्चों, हमने इस क्लास में लास्ट टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अपचयन पढ़ा था। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा अलग अलग आधार पर समझा था। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीजन के सहयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के सहयोग और वियोजन के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व के सहयोग और वियोजन के आधार पर पढ़ा था। बच्चों, मैंने उस दिन भी क्लास में बताया था, आज फिर बता रही हूँ। हम ऑक्सीकरण और अपचयन को 5 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन रासायन विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये साइंस का, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन को हम 5 तरीके से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर, हाइड्रोजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व के जुड़ने और निकलने के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के जुड़ने और निकलने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने और निकलने के आधार पर। हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व के आधार पर पढ़ लिया था। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन को ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर समझेंगे। बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व वो होते हैं जिन पर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझते हैं। ठीक है, हमने धन विद्युतीय तत्व के आधार पर तो समझ लिया था, प्लस चार्ज, प्लस आयन के आधार पर। अब हम माइनस चार्ज, माइनस के आधार पर समझेंगे किसको, ऑक्सीकरण और अपचयन को। बच्चों देखो, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का सहयोग होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का यानी माइनस आवेश वाले तत्वों का सहयोग होता है, जिनमें माइनस आवेश यानी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं, उस अभिक्रिया में जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं उसका तो ऑक्सीकरण होता है, और जिसमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं उसका अपचयन होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनके साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं उनका अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण क्या है? जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो, संयोग। और अपचयन क्या है? जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व क्या है, निकले। ठीक है, अब ऋण विद्युतीय तत्व का सहयोग कैसे, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मैग्नीशियम है। जब मैग्नीशियम की क्रिया Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप जानते हो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन कैसा तत्व है, हमारा जो क्लोरीन गैस है वो उस पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस, यानी ये कौन सा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। जब ऋण विद्युतीय तत्व मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है, जुड़ रहा है, इसके साथ सहयोग हो रहा है,
तो MgCl2 का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ाव यानी सहयोग, जुड़ता है। और ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है, जुड़ता है। अब हम अपचयन को समझते हैं, जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व निकले, जिनमें से ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो, निकले। तो इसे समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये एग्जांपल लेते हैं 2FeCl3। 2FeCl3 की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है, 2FeCl3 की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, 2FeCl2 का निर्माण होता है। इसके साथ साथ 2HCl हाइड्रोक्लोराइड 2HCl का भी निर्माण होता है। दोबारा देखना बच्चों, हम अपचयन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर, यानी जिसमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकले, जिन पर माइनस आवेश हो वो तत्व निकलते हैं, उनका अपचयन होता है। जैसे हमने 2FeCl3 लिया, इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराई, तो हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, हम देखते हैं कि2FeCl2 का निर्माण होता है, साथ में 2HCl भी बनता है। यहां से हाइड्रोजन के 2 और Cl2 कितने हैं इसके अणु, 2 तिया 6, Cl2 के 6 अणु हैं, 6 अणु में से 2 दूनी 4 अणु FeCl2 के निर्माण में काम आ गए, बचे हुए 2 अणु 2HCl का निर्माण करते हैं। इसमें से Cl अलग हो रहा है, इस तत्व में से Cl अलग हो रहा है, और हमारी जो परिभाषा वो यही कहती है कि जिसमें से ऋण विद्युतीय तत्व अलग हो, निकले, तो इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व, इस पूरे तत्व में से ऋण विद्युतीय तत्व यानी Cl अलग हो गया, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने समझा ऑक्सीकरण और अपचयन को किसके आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर। जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनमें से ऋण विद्युतीय तत्व निकलते हैं उसका अपचयन होता है। हमने 4 प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ लिया। अब लास्ट प्रकार है, हमने ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा। अब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर हम किसको समझेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन को। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, या फिर किसी पदार्थ में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी परमाणु, अणु, आयन या किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, उनका तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब किसी परमाणु, अणु, तत्व या आयन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका होता है अपचयन। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रहे हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उनमें तो होता है ऑक्सीकरण, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें होता है अपचयन। ठीक है, इसे हम बच्चों इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि, दोबारा से सुनना एक बार इस डेफिनेशन को, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उनका होता है अपचयन। दोबारा से सुन लेना, इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उन्हें कहते हैं अपचयन, और जिनमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है उन्हें कहते हैं ऑक्सीकरण। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु, अणु, आयन या कोई भी तत्व
जिसमें से क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो, अलग होता है, उसका तो होता है ऑक्सीकरण। और परमाणु आयन या तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, वो होता है अपचयन। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व में कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व में से कोई इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। यदि किसी परमाणु, अणु, आयन में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, जैसे कि समझो एग्जाम्पल, सोडियम है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अलग होता है, तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस, और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आता है, यह हमेशा ध्यान रखना। जब कोई भी परमाणु, अणु या कोई तत्व कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, प्लस। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालता है उतना ही प्लस के ऊपर संख्या आ जाती है ना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस का निशान एक आ गया, यदि ये दो निकालता तो इस पर आ जाता 2 प्लस, जैसे मैग्नीशियम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। सेकंड एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, Cl, 2Cl, Cl अपनी 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और Cl2 बन जाता है। ध्यान देना, Cl है, 2Cl है, ठीक है, 2Cl से देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि Cl है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर इस पर क्या आ जाता है, Cl2, ये क्लोरीन गैस बना लेता है 2Cl। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम आसानी से इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि वो तत्व या कोई भी परमाणु, आयन जिसमें से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन अलग हुए, ठीक है, और 2Cl, Cl में से इलेक्ट्रॉन अलग हुए, तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं अपचयन। तो अपचयन को समझने के लिए हम इसका बिल्कुल विपरीत देखते हैं कि वो परमाणु, आयन या तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, जुड़े, वो परमाणु, आयन या तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसका क्या होता है, उसका अपचयन होता है। उसमें कौन सी क्रिया दर्शाई जाती है, अपचयन की। जैसे कि Cl है, ठीक है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब किसका निर्माण होता है, Cl माइनस का। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब कोई परमाणु, आयन या तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, तो Cl के द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो मैग्नीशियम 2+ के द्वारा जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम का। किसका निर्माण होता है बच्चों, मैग्नीशियम का। तो इस तरह से हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि परमाणु, आयन या तत्व जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को अलग करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनका तो होता है ऑक्सीकरण। और वे परमाणु, आयन या तत्व जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, उनका होता है अपचयन। निकालने पर प्लस चार्ज आता है और ग्रहण करने पर माइनस चार्ज आता है। समझ में आ गया, ये तो हमने पढ़ा ऑक्सीकरण, अपचयन को। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला हमारा टॉपिक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? अब तक आपने देखा था कि कुछ अभिक्रियाओं में या तो ऑक्सीकरण हो रहा था, कुछ में अपचयन हो रहा था, यही देखा था हमने। कुछ अभिक्रियाओं में तो ऑक्सीकरण होता है, कुछ अभिक्रियाओं में अपचयन होता है, लेकिन वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही अभिक्रिया में एक तत्व का तो ऑक्सीकरण होता है, एक तत्व का अपचयन होता है, यानी एक तत्व तो ऑक्सीकृत होता है और एक तरफ दूसरा तत्व अपचयित होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, Zn जिंक, जिंक की क्रिया SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है, तो जिंक सल्फेट से क्रिया कर जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर सल्फेट से अलग हो जाता है। दोबारा देखना, हम रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCO4 से क्रिया कर ZnSO4 का निर्माण कर लेता है और Cu अलग हो जाता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें Zn से ZnSO4 का निर्माण हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, और CuSO4 से Cu का निर्माण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। Zn से Zn4 के निर्माण में ऑक्सीकरण और CuSO4 से Cu के निर्माण में अपचयन होता है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप लोगों को समझ में आई कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या है? बच्चों, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया की जाती है तो आपने देखा था लवण और जल का निर्माण होता है। लवण होते हैं उदासीन और इस पूरी क्रिया को ही उदासीनीकरण कहते हैं। दोबारा सुनना, हमने देखा था जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराई जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। लवण होते हैं जो उदासीन होते हैं, वो ना तो अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, वो उदासीन होते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, हमने प्रबल अम्ल लिया HCl हाइड्रोक्लोराइड, प्रबल क्षार लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम HCl और NaOH की क्रिया करते हैं तो Na के साथ Cl जुड़कर NaCl बना लेता है, जो क्या है, लवण है, ठीक है, और OH H से क्रिया करके जल H2O बना लेता है, तो ये लवण है, यानी ये क्या है, लवण उदासीन होते हैं। और जो पदार्थ उदासीन होते हैं, उदासीन का मतलब ना तो अम्ल ना क्षार, ये उदासीन होते हैं। और जो पदार्थ उदासीन होते हैं उनका pH हमेशा 7 आता है, क्योंकि 7 से कम पर अम्ल होते हैं और 7 से ज्यादा पर क्षार। तो वे तत्व जो उदासीन होते हैं, ना अम्ल ना क्षार होते हैं, वो उदासीन होते हैं, उनका pH हमेशा 7 आता है। समझ में आ गया? तो मतलब NaCl का pH क्या आएगा, 7। NaCl क्या है, एक लवण है। अब बच्चों, ये तो हमने NaCl की पढ़ ली। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने 5th चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन में पढ़ा था अम्ल क्षार के बारे में। तो जब प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराई जाती है ना, जब किसी भी प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराई जाती है तो उस क्रिया में क्या होता है कि जो क्षार होता है वो पूरी तरह घुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्बल है वो। प्रबल का मतलब क्या होता है, जो विलयन में पूरी तरह घुल जाए, और दुर्बल का मतलब जो विलयन में पूरी तरह ना घुले। तो प्रबल अम्ल की क्रिया जब दुर्बल क्षार से करवाई जाती है तो अम्ल लवणीय अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवणीय अम्ल। दोबारा सुनना, प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराई जाती है तो लवणीय अम्ल का निर्माण होता है। लवण तो होंगे, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तो बनेंगे, लवण तो बनेंगे, अम्ल और क्षार है, लेकिन अम्ल क्या है, प्रबल है, तो लवणीय
जो बनेंगे वो अम्ल बनेंगे, तो यानी लवणीय अम्ल का निर्माण होगा। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो लवणीय अम्ल बनते हैं जिसका पीएच स्केल 7 से कम होता है, क्योंकि 7 से कम वालों पर ही अम्ल होते हैं। 7 उदासीन होता है, 7 से ज्यादा क्षार होता है और 7 से कम क्या होता है, अम्ल। और इसका विपरीत जब प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल से कराई जाती है जब प्रबल क्षार की क्रिया दुर्बल अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनते हैं, लवणीय क्षार बनते हैं। इसमें क्या होता है, क्षार प्रबल है इसलिए किसका निर्माण होता है, लवणीय क्षार का निर्माण होता है जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच क्या होता है बच्चों, 7 से अधिक। हम क्या पढ़ रहे हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में हमने पढ़ा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसमें जो पदार्थ बनेगा वो लवणीय अम्ल बनेगा, जिसका दोबारा से सुनना, उदासीनीकरण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं। जो लवण बनेंगे वो उदासीन बनेंगे जिनका पीएच 7 होता है, और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया कराई जाती है तो जो लवण बनते हैं वो लवणीय अम्ल होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है। और जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो लवणीय क्षार का निर्माण होता है जिनका पीएच 7 से अधिक होता है। बच्चों आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। आज हमने ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा, इसके अलावा हमने उदासीनीकरण को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम उत्प्रेरक पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज की क्लास में इतना ही।